powered by Aura Greens, sponsored by The Brainwaves, co-sponsored by Mudgal Consultants and Retrend Collection. डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या जिससे भारत में बहुत से लोग प्रभावित हैं। इससे बचाव करने के लिए आपको अपने खान-पान और जीवन शैली में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होती है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 425 मिलियन लोग डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जो कि चिंताजनक है। दरअसल डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करती है। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए आज के हमारे गेस्ट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुकेश रायजादा जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो पिछले 30 सालों से इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मुद्गल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, खाने में कम मिठास ज़िंदगी को और भी ज़्यादा मीठा बना देती है। तो अगर बात मिठास की हो तो शुगर का बात होना ज़रूरी है, जिसको हम डायबिटिक कहते हैं। तो आज इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे, डायबिटिक होती क्या है और डायबिटिक के क्या मेन कारण हैं। तो बात करते हैं आज डॉक्टर मुकेश रायजादा जी से, जो पिछले काफ़ी समय से मुरादाबाद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वो एक जाने माने फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर शो पर। धन्यवाद रितेश जी। सर, ये हमारा जो शो है एक टॉक शो है और सर इसमें हम, जैसा आपने सुना कि हम डायबिटिक पे आपके लिए बात करेंगे, तो सर थोड़ा सा पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप इस फील्ड में मतलब कब से कार्य कर रहे हैं और क्या आपके मन में आई कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि ये थोड़ा सा शो हमारा थोड़ा अलग है, क्योंकि हम व्यक्तित्व पे ज़्यादा काम करते हैं। जी जी जी। तो सर थोड़ा सा पहले अपनी स्ट्रगल लाइफ थोड़ा शुरुआत कब बताइए सर। एक्चुअली मैंने MBBS और MD मेडिसिन में किया है आगरा मेडिकल कॉलेज से, SN मेडिकल कॉलेज से जी। और वहाँ से मैंने MBBS और MD मेडिसिन किया। वहाँ पे मैं रजिस्ट्रार था न्यूक्लियर मेडिसिन में और एंडोक्राइनोलॉजी यूनिट में। अच्छा। तो वहाँ से मुझे ये डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी, इन सब चीज़ों में मेरा एक्सपोजर हुआ और हम लोग वहाँ पे क्लिनिक रन किया करते थे वंस इन अ वीक। सर कौन सी ईयर की बात हो रही है? ये मैं 92 तक, 90 में मैंने कंप्लीट किया है। अच्छा। 90 से 92 तक मैंने गवर्नमेंट जॉब किया है। 92 में आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग हेयर ओनली, मुरादाबाद में, लाजपत नगर। तो वहाँ से ये सारा प्रोफेशनल चीज़ें शुरू हुई और इसके नेचुरली इसके प्रेरणा स्रोत हमारे पेरेंट्स ही थे। उन्होंने हमें मोटिवेट किया। अदरवाइज़ उस समय में इतना नहीं पता होता था कि क्या आपको बड़े होके बनना है, क्या नहीं बनना है। पेरेंट्स का मोटिवेशन था, उनका डायरेक्शन था, तो उसी को उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के उससे आज हम डॉक्टर हैं। तो सर इसमें जैसे आप फिजिशियन हैं, तो सर फिजिशियन में भी क्या कुछ ऐसे डायबिटोलॉजिस्ट होते हैं? तो उसमें कोई कैटेगरी मतलब कोई स्पेशलाइजेशन होता है? हाँ जी जी। जैसे हम रजिस्ट्रार थे वहाँ पे डायबिटोलॉजी की यूनिट में थे। अच्छा। और एंडोक्राइनोलॉजी, डायबिटीज़ एंडोक्राइनोलॉजी का भी एक पार्ट है और मेटाबॉलिज्म का भी एक पार्ट है। तो उसमें हम लोगों ने काम किया 3 साल। तो वहीं से हम लोगों को इसका एक्सपोजर हुआ और इसीलिए हम उस ब्रांच में प्रैक्टिस कर रहे हैं आज। तो सर आप मतलब मोर देन 25 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी हाँ, मैं 92 से कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ 29 ईयर्स हो गए। 29 जी ईयर। जी जी। ब्रेनवेव्स के कोर्सेज और वर्कशॉप्स के द्वारा आप अपने बच्चे की स्किल्स, मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें। अच्छा सर, जैसे आपने 92 में जब प्रैक्टिस स्टार्ट करी, तो सर उस टाइम पे जैसे शुगर का या डायबिटिक पेशेंट तो बहुत कम होते थे। जी जी जी। जैसे आज की बात करें तो आज के मतलब मोर देन 44% पॉपुलेशन डायबिटिक है, ऐसा कहीं मैंने पढ़ा था। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपके। 92 में इतने डायबिटिक पेशेंट्स नहीं थे, लेकिन पिछले 15-20 साल में डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। और डायबिटीज़ में भी 2 तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 डायबिटिक्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं क्योंकि हम लोगों का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ है। फास्ट फूड, जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे, फास्ट फूड वगैरह के बारे में जानते भी नहीं थे, बट फास्ट फूड बहुत अब लोग प्रीफर करने लगे हैं। लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ है, तो उन सब का कारण है। एक्चुअली ये डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है। अगर आपका लाइफस्टाइल जैसे जैसे स्लो होता जाएगा, आप एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा नहीं करेंगे और फास्ट फूड वगैरह पे ज़्यादा
लेंगे तो, और अगर आप जीन्स में आपकी ये चीज़ है, अगर आप इनहेरिट करे हुए हैं वो जीन्स, तो वो डायबिटीज़ जल्दी आपके प्रेसिपिटेट कर जाएगी आपकी लाइफ में। जैसे पहले हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे 40 ईयर्स से ऊपर टाइप 2 डायबिटीज़ होती थी, टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता था हमारे। लेकिन अगर आज हम देखते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ अब 30 ईयर्स में भी होती है, 25 ईयर्स में भी होती है। तो डायबिटीज़ का जो एज ऑफ ऑनसेट है वो पिछले 15-20 सालों में कम हुआ है। तो सर थोड़ा सा ये बताइए सर, टाइप 1 और टाइप 2 होती क्या है? एक्चुअली टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में होती है, यंग में होती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ एडल्ट्स में होती है। अच्छा, मतलब टाइप 1 जो है बाई बर्थ भी आ सकती है? बाई बर्थ भी हो सकती है। तो टाइप 1 में बीटा सेल्स जो होते हैं, जो पेनक्रियास एक ग्लैंड होती है यहाँ पे एब्डोमेन में, जिसका एक पार्ट होता है, उसमें बीटा और अल्फा सेल्स होते हैं। तो बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। तो टाइप 1 में उन बीटा सेल्स की डेथ हो जाती है, तो इंसुलिन सिक्रीशन पुअर हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो जो भी आप ग्लूकोज जो भी खाते हैं बॉडी में आप, तो वो ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर नहीं जा पाता है मेटाबॉलिज्म के लिए, ब्लड में रहता है और हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, और उसकी वजह से और बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। टाइप 2 में आपके बीटा सेल तो ठीक होते हैं, उनका सिक्रीशन ठीक होता है इनिशियली, लेकिन वो सेल के लेवल पे वहाँ रेजिस्टेंस होता है, ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाता है। तो इसलिए ग्लूकोज ब्लड में रहता है और इंसुलिन लेवल भी ब्लड में रहता है। तो यू कैन से कि आप ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजने के लिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ डायबिटीज़ ऐसी होती है, मिक्सचर होता है दोनों का, टाइप 1 भी उसमें होती है, टाइप 2 भी होती है। आप कभी कभी ये भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं टाइप 1 है कि 2 है। तो ये सब एक्सपीरियंस से आता है ये। अच्छा सर, जो बच्चों में बाई बर्थ होती है तो वो उसका क्या कारण हो सकता है? बाई बर्थ से मतलब ये है कि बाई बर्थ तो नहीं कहेंगे हम इसको, लेकिन अर्ली एज में हो जाती है, 2-3 साल में हो गई है ना। कोई इन्फेक्शन हुआ बच्चे को, उसमें आपके बीटा सेल इफेक्ट हो गए, सेल डैमेज हो गए, इंसुलिन नहीं, मतलब कोई इन्फेक्शन से उससे होता है बेसिकली। जेनेटिक तो नहीं कहेंगे, बाई बर्थ नहीं, मतलब आई मीन अर्ली इन्फेंट। अच्छा सर, अगर किसी के पेरेंट्स को डायबिटिक है और वो बच्चा अब जो है 40-45 साल का हो गया, तो क्या उसमें संभावना है डायबिटिक? यस, जेनेटिक होती है, डिसीज़ जेनेटिक है, ज़्यादा संभावना है कि उसको हो सकती है। इसीलिए कहते हैं जिसको अगर आपकी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो आपको शुगर वगैरह कम लेनी चाहिए। शुगर कम लेंगे तो बीटा सेल पर, नेचुरली आप जब शुगर लेंगे तो बीटा सेल पे एक्ट करेगी शुगर, और वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होगा। तो जब आप शुगर कम लेंगे तो बीटा सेल को कम एग्जॉस्ट करेंगे तो देर से शुगर लेवल आपका बढ़ेगा। तो यू कैन प्रोलॉन्ग द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़। लेकिन अगर आप शुगर वगैरह ज़्यादा लेंगे तो आप उस चीज़ को अर्ली डेवलप हो सकती है आपके अंदर। अच्छा सर, जैसे आजकल ये देखा जाता है, जैसे MNC कल्चर है, तो मतलब वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है इस कोविड के टाइम पे, लेकिन बिजीनेस बहुत है, मतलब कंप्यूटर के सामने ही बंदा है। तो ये क्या टेंशन से भी कुछ डायबिटिक होता है कोई? देखिए, इसमें मेंटल एलिमेंट तो है कहीं ना कहीं। अब बहुत ज़्यादा तो इसके बारे में ऐसा बुक्स वगैरह में भी नहीं लिखा हुआ है, बट नेचुरली बिकॉज ये लाइफ स्टाइल डिसीज़ है, तो कहीं कहीं मेंटल एलिमेंट भी ज़रूर है विच इज़ प्लेइंग इट्स रोल इन डेवलपिंग द डायबिटीज़। अच्छा सर, तो हमें अगर प्रिकॉशन लेनी है तो प्रिकॉशन के तौर पे क्या करना चाहिए? मान लीजिए किसी को डायबिटिक है नहीं, लेकिन उसके पेरेंटल हिस्ट्री जो है तो आप शुगर कम से कम लें, फास्ट फूड ना लें, एक्सरसाइज करें, मेंटली काम एंड क्वाइट रहें। लेकिन सर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि फास्ट फूड ना लें, आज की तारीख में तो कल्चर ही फास्ट फूड का ज़्यादा है। हाँ, वो तो, लेकिन फिर भी थोड़ा रिड्यूस तो कर ही सकते हैं, कॉशियस हो सकते हैं। जैसे सर कहीं मैंने पढ़ा था कि रात में जो खाना खाते हैं उसकी मात्रा थोड़ी कम कर दें, तो उससे कुछ। एक्चुअली रात को क्या होता है ना, रात में जब आप जो डिनर लेते हैं और जब ब्रेकफास्ट होता है उसमें बहुत गैप होता है, 10 घंटे का गैप होता है। तो उसमें जब आप फास्टिंग स्टेट में होते हैं तो उस समय आपका जो लीवर है वो ग्लूकोज ज़्यादा बनाता है, तो वो ज़्यादा ग्लूकोज थ्रो करता है ब्लड में। अगर आपको डायबिटीज़ डेवलप हो रही है या हो सकती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ग्लूकोज ज़्यादा बनता है जो कि यूज़ नहीं होता सेल्स में, तो फास्टिंग ग्लूकोज बढ़ जाता है। फास्टिंग ग्लूकोज बढ़ना जो है इसका मतलब आप प्री डायबिटिक स्टेट में हैं। अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज 110 से ऊपर है, जो लेटेस्ट हमारी गाइडलाइंस है, तो आपको कॉशियस रहना चाहिए एंड यू मे डेवलप डायबिटीज़ इन द लेटर पार्ट ऑफ लाइफ। यू शुड बी कॉशियस। अच्छा सर, जैसे कहा जाता है कि वॉकिंग करने से अगर कोई बंदा 8-10 किलोमीटर डेली वॉकिंग कर दे तो उसकी कुछ डायबिटिक पे बहुत असर पड़ता है उससे।
वॉकिंग करना इज़ लाइक इंसुलिन। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो जो इंसुलिन को काम करना चाहिए वो आपकी वॉकिंग कर रही है। आपका ग्लूकोज यूज़ हो रहा है, ग्लूकोज सेल के अंदर जा रहा है, यूज़ हो रहा है, आपका लिपिड्स जो हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं, एक्यूमुलेट नहीं हो रहे हैं, लाइपोजेनेसिस नहीं हो रही है। तो बेसिकली वॉकिंग या एनी सॉर्ट ऑफ गेम ये डायबिटीज़ में हेल्प करता है। इंसुलिन का ही काम करता है एक तरह से, आप मोटे तौर से ये कह सकते हैं। अच्छा सर, आपकी मतलब इतनी लाइफ में, इतने 25 साल 30 साल की प्रैक्टिस में आपको कभी ऐसा लगा कि यार ये तो मैंने बहुत एक मतलब ये बंदा सही नहीं हो सकता था, या कुछ ऐसा कि जो मतलब एक बड़ा रोमांचकारी और बड़ा अच्छा अनुभव हो आपका? हाँ, ऐसा भी होता है। भी देखिए 100 में से 100 पेशेंट तो हम भी ठीक नहीं कर पाते, कोई भी नहीं कर पाता। कुछ पेशेंट्स होते हैं इस तरह के जिनको कि आप बहुत ज़्यादा इंसुलिन दे रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, नहीं कंट्रोल हो रहा, तो उसको फिर इंसुलिन पंप वगैरह पे रखना पड़ता है। भेजे भी हैं हमने पेशेंट्स दिल्ली वगैरह, वो इंसुलिन पंप वगैरह लगा के आते हैं, उसमें पंप लग जाता है और इंसुलिन हल्के हल्के पूरे अच्छा, मतलब बार बार अपना इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता। दैट पंप इज़ इंसर्टेड, उसकी नीडल अंदर चली जाती है, वो स्लो रिलीज में होता रहता है। तो सर जैसे इंसुलिन का जो इंजेक्शन है और इंसुलिन की जो इसकी डायबिटिक की जो टैबलेट्स हैं, तो वो ज़्यादा क्या असरदार होती है? जैसे लोग अपने इंसुलिन डिपेंड करता है। नहीं ऐसा नहीं, एक मिथ है सर कि भाई यार अगर इंसुलिन लेंगे तो वो गलत है। ऐसा नहीं, ये मिथ है। एक्चुअली बहुत मिथ्स हैं, मेडिकल साइंस के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, तो ये भी उनमें से एक है। तो ऐसा नहीं है, इंसुलिन से कोई एडिक्शन नहीं होता है। हमारे पास आते हैं पेशेंट, हम उनसे कहते हैं इंसुलिन साहब आदत पड़ जाएगी इसकी। आदत तो हमारी रोटी खाने की भी है, पानी पीने की भी है, हवा भी लेते हैं, तो दीज आर ऑल नेसेसिटीज़। उसी तरह से इंसुलिन भी नेसेसिटी है। लेकिन ये मिथ है, वो बड़ा मुश्किल होता है कन्विंस करना लोगों को। नहीं साहब आदत पड़ जाती है। नहीं भाई, ये कोई अल्कोहल तो है नहीं, कोई और चीज़, टोबैको नहीं है, तो ये मिथ है बिल्कुल। ये रिमूव होना चाहिए, जो कि शायद बहुत सालों से लोगों ने ऐसे कह के ये सब समाज में ये चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं। हमको भी बहुत मुश्किल होता है कन्विंस करना पेशेंट के लिए। अपनी खुशी के पल को और भी यादगार बनाएं पर्सनलाइज गिफ्टिंग के साथ। ऑर्डर के लिए आज ही कॉल करें। अच्छा सर, जैसे डायबिटिक है कोई बंदा, तो उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? मतलब क्या इसकी मतलब एंड एज मतलब जो वो है वो क्या है? हाँ, देखिए डायबिटीज़ जो है, जो ब्लड शुगर लेवल है वो ब्लड में बढ़ा हुआ होता है, और ब्लड आपकी बॉडी में हर जगह जा रहा है। आपकी आइज़ में जा रहा है, आपके हार्ट में जा रहा है, आपकी किडनी में जा रहा है, आपके ब्रेन में जा रहा है, आपकी आर्टरीज़ में, लिम्स में जा रहा है, अपर लिम में, लोअर लिम में, हर जगह, एवरीवेयर इट इज़ गोइंग। तो मोटे तौर से हर ऑर्गन को ये अफेक्ट कर सकता है, हर ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है। बट मेन ऑर्गन्स जो हैं उसमें किडनी है, आपका हार्ट है, आइज़ हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, मसल्स हैं उनका मसल मास कम हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो डायबिटीज़ का मेन पर्पस ही ट्रीट करने का ये है कि आपकी शुगर लेवल अगर कम रहेगी, चाहे वो गोलियों से हो या इंसुलिन से हो, वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज में है आप, तो उससे ये सारे आप कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है, एंड यू कैन हैव अ बेटर लाइफ एंड यू विल अवॉइड ऑल द कॉम्प्लिकेशंस व्हिच आर गोइंग टू। अच्छा सर, जैसे ये डायबिटिक है, लोग कहते हैं कि मेरी डायबिटिक लो हो गई, शुगर लो हो गई, तो अब मुझे ये खाना चाहिए, तो वो कैसे महसूस करें कि भाई मेरी शुगर लो हो गई? देखिए डायबिटीज़ की जो मेडिसिन है ना, एक तो शुगर बढ़ रहा है आपके, और एक आप शुगर खा रहे हैं, उन दोनों चीज़ों में बैलेंस करना होता है। वो एक डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से ही कर सकता है। दोनों चीज़ों में बैलेंस करना है। आप खाएंगे, शुगर तो आपको ज़रूरत है, वो तो खाना पड़ेगा, लेकिन आपका जो बॉडी है वो उसको यूज़ नहीं कर रहा है ग्लूकोज को, उसकी वजह से शुगर बढ़ रहा है, तो आप दवा दे रहे हैं उसको, वो इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है, शुगर कम हो रही है। तो इन चीज़ों में बैलेंस, जहाँ भी इम्बैलेंस होता है, पता लगा आपने मेडिसिन खा ली, आपने खाना नहीं खाया, शुगर कम हो जाएगी, बिकॉज जो मेडिसिन है वो तो शुगर कम करेगी, आपने बाहर से लिया नहीं, लो शुगर हो जाएगा। या डॉक्टर ने आपको ओवर मेडिकेशन दे दिया, ज़्यादा दवाई दे दी। एक्चुअली हमारी कंट्री में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कहीं से भी जाके कोई भी मेडिसिन खरीद सकते हो। आपको प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ है, आप मेडिकल स्टोर पे गए, उससे बोला भी मुझे डायबिटीज़ है, दवा दे दी, उसने आपको 5-10 रुपए की दवाई दे दी, आपने जाके खा ली, उसको नहीं मालूम है। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे गलत है बेसिकली ये कि MBBS डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन आपको नहीं
किसी मेडिकल स्टोर वाले को नहीं देनी चाहिए। अच्छा सर, कई बार ऐसा भी देखा जाता है जैसे किसी के फैमिली मेंबर को शुगर है, अब वो उसने अपने आप को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसको दवाई दे दी। हाँ होता है। अब वो क्या कहता है कि जो उन्होंने कहा यार यही दवाई मैं खा रहा हूँ, तू हाँ खूब होता है। हाँ बोले हमारी मदर खाती, हमने खा ली, हमने 4 अपने फ्रेंड्स को और दे दी, उसको भी दी, उसको भी दी। मैं उसने पूरे मोहल्ले में बांट दो तुम। तो सर क्या ये गलत है? रॉन्ग, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग। हर बॉडी का अपना टाइप है, बहुत अपना सारी मेडिसिन हैं डायबिटीज़ की, बहुत सारी मेडिसिन हैं, तो वो हमको असेस करना पड़ता है कि ये पेशेंट किस कैटेगरी में है, किस स्टेज पर है और कौन सी दवा इसमें इफेक्ट करेगी। दिस इज एक्सपीरियंस, ओनली द डॉक्टर कैन नो कि विच मेडिसिन इज प्रिफर्ड एंड विच मेडिसिन इज टू बी गिवन टू विच पेशेंट। अच्छा सर, कई बार ऐसा देखा जाता है जैसे कुछ भी सर्जरी होनी है, कोई ऑपरेशन होना है तो उसके पहले डायबिटिक जरूर चेक करी जाती है। जैसे स्पेशली अगर हम आंखों की बात करें, आंखों का ऑपरेशन होना है तो आजकल मतलब पहले डायबिटिक की भाई आपकी डायबिटिक कंट्रोल हो नहीं, तो ऐसा क्यों सर? देखिए डायबिटीज़ सर्जरी के लिए रिस्क फैक्टर है। अच्छा, आपको डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड है और आपने सर्जरी करा ली, उसमें हीलिंग आपकी बढ़िया नहीं होगी। सपोज़ आपने एब्डोमिनल सर्जरी कराई, स्टिच लगेंगे, ये सब होगा, तो उसकी हीलिंग बढ़िया नहीं होगी। हीलिंग बढ़िया नहीं होगी तो उसमें गैपिंग हो जाएगी और बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जब आपका घाव ही नहीं भरेगा देन यू कैन हैव अदर प्रॉब्लम्स आल्सो। तो उसके तो पीछे इसलिए मेन ये है किसी भी सर्जरी में, आई मीन ब्लड शुगर टेस्ट कराना इज़ द बेसिक थिंग। अगर आपको फीवर है तब भी ब्लड टेस्ट होना चाहिए, आपको सर में दर्द है तब भी ब्लड टेस्ट होना चाहिए, सर्जरी हो रही है तो होना ही चाहिए। दिस इज़ अ बेसिक इन्वेस्टिगेशन। जब हम लोग कॉलेज में थे, अब तो ग्लूकोमीटर्स वगैरह आ गए, इमीडिएटली टेस्ट कर सकते हैं। जब हम कॉलेज में थे तब पता लगा आपने ब्लड शुगर सैंपल सुबह को दिया, शाम को रिपोर्ट आ रही है। 12 घंटे के बाद, 14 घंटे के बाद रिपोर्ट आती थी। पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया, मीन्स लो शुगर हो गई, उसका सैंपल सुबह निकल गया, शाम को रिपोर्ट आ रही है, क्या करेंगे? हैं, मरीज बेहोश हो गया है, आप शाम को रिपोर्ट आ रही है। ऐसा होता था, मेडिकल कॉलेज लेवल की बता रहा हूँ उस समय। लेकिन अब बहुत रिवोल्यूशन आया है इसमें, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बहुत बढ़ गए हैं, इंस्टेंटेनियस आप शुगर टेस्ट करिए, नो प्रॉब्लम, है ना, अपना ट्रीटमेंट कराइए, वेरी सिंपल। अच्छा सर, जैसे एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था कि जैसे आपने 90s में MBBS करा, तो 90s के टाइम पे जो एक हॉस्टल लाइफ थी, जो एक कॉलेज लाइफ थी, तो वो कैसी लाइफ थी? और जो वहाँ पे जो बच्चा सीखता है जैसे हॉस्टल में या कॉलेज में, तो उसके बाद ज़्यादातर उसको जो प्रैक्टिसिंग ही मेरे ख्याल से तो ज़्यादा सिखाती है। क्या आप अपने बच्चे का सही लर्निंग स्टाइल जानते हैं? अगर नहीं तो ब्रेनवेव्स की टीम आपकी इसमें मदद कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें। मेडिकल कॉलेज छोड़ने के बाद वो लाइफ ही नहीं मिली, फिर तो अपने को प्रूव करने में आप ज़्यादा लग जाते हो ना, आपको प्रूव करके दिखाना है। आप सोसाइटी में हो, आप नया वो काम कर रहे हो, तो आपको एवरी स्टेज, हर दिन आपको प्रूव करना पड़ता है कि भाई मैं सही काम कर रहा हूँ। और एवरीबडी हु इज़ कमिंग टू यू शुड नो दिस थिंग कि भाई ही इज़ द डॉक्टर हु इज़ डूइंग द राइट थिंग्स फॉर अस एंड हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ अस। तो सर अपने को अपग्रेड भी करते रहना पड़ता होगा, क्योंकि उस टाइम पे तो जो पढ़ाई आज थी भी लाइफ इज चेंजिंग, साइंस इज चेंजिंग, एवरी डे चेंजिंग, एवरी मिनट चेंजिंग। जो हमने उस समय पढ़ लिया वो तो एक बेसिक था, फाउंडेशन थी। अभी बहुत सी चीज़ें हमने उसके बाद सीखी हैं जो हमें उस समय नहीं आती थी, बहुत सी चीज़ और आगे भी सीखेंगे। तो ये तो एवर चेंजिंग है। अच्छा सर, जैसे जिसको किसी बंदे को डायबिटिक है तो उस किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बड़ा कंफ्यूजन रहता है बंदों के कि हमें किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ सबसे पहले एटलीस्ट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, गो टू द MBBS डॉक्टर एटलीस्ट, मतलब फिजिशियन। यस। भाई फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में भी ये होता है, फिजिशियन के पास ही आप जाएंगे, वो आपको डायरेक्ट करेगा किधर जाना है। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि भाई बहुत डेली अपडेशन है, डेली चेंजेस हो रहे हैं, हर मिनट चेंजेबल है, तो सर आप अपने को अपडेट कैसे करते हैं? मतलब टाइम मिल जाता है सर पढ़ने का, या क्या कॉन्फ्रेंसेस लेते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वैसे तो हम लोगों की एनुअल कॉन्फ्रेंस होती हैं, साल में एक बार होती है, और भी स्मॉल CMEs होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, 1 डे की होती है, 2 डेज़ की होती है, तो वहाँ हम लोग जाते हैं। वर्कशॉप्स होती हैं तो वो अटेंड करते हैं। बुक्स आती हैं, बुक्स को भी हम लोग जैसे पढ़ते हैं, जैसे मैं तो खैर पढ़ता ही हूँ, सभी डॉक्टर्स पढ़ते हैं, आई एम नॉट सेइंग आई एम डिफरेंट, एवरीबडी रीड्स। तो वो चीज़ उससे थोड़ा अपडेशन होता है, योर विजन चेंजेस, योर एक्सपीरियंस चेंजेस, आपको देखने का तरीका चीज़ों को बदल जाता है। तो एक्चुअली एजुकेशन तो इस प्रोफेशन का बिल्कुल पार्ट है।
आपने एजुकेशन रोकी और आपका फिर आगे ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई मीन चेंज तो हर टाइम हो ही रहा है। बिल्कुल, एवरी टाइम इट इज़ चेंजिंग। आई मीन दिस थिंग वन डॉक्टर शुड ऑलवेज कीप इन द माइंड कि दिस इज़ ऑलवेज चेंजिंग एंड यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। अब उसके वेज वही हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, CMEs हैं, बुक्स हैं, वर्कशॉप्स हैं। अच्छा सर, कई बार देखा जाता है जो मशीन होती है वो जो होम मशीन है जिसमें हम शुगर चेक करते हैं, तो उसकी जो निडल है वो जैसे एक फैमिली में मान ली 5 जने तो 5 जने उससे शुगर चेक कर रहे हैं, तो ये गलत है या सही? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। भाई आपको पता नहीं है आप क्या इन्फेक्शन कैरी कर रहे हो, आपको नहीं मालूम है। आपने अपनी नीडल लगाई, फिर उसको दूसरे में लगा दी, इन्फेक्शन आपको है, दूसरे को चला जाएगा। तो एक ये मतलब नीडल चेंज होनी चाहिए एक बंदे के लिए। एवरी पेशेंट ये तो मैंडेटरी नहीं करना चाहिए इसे। अच्छा सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं उनको कुछ कोई संदेश आप देना चाहेंगे कि वो डायबिटिक के रिलेटेड या कोई भी जो आपके मन में आ रहा हो? हाँ, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा पेशेंट्स के लिए कि अगर डायबिटीज़ है, चाहे वो टाइप 1 है या टाइप 2 है, डिपेंडिंग ऑन द एज, कम से कम MBBS डॉक्टर को कंसल्ट करें। किसी भी कोई आपका रिलेटिव या कोई नेबर कोई मेडिसिन अगर डायबिटीज़ की खा रहा है उसको ना लें, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं। हर पेशेंट के लिए हमें मेडिसिन को इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है कि किस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन इफ़ेक्ट करेगी। तो गो टू द MBBS डॉक्टर और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से कोई मेडिसिन ना लें आप, और किसी दूसरा कोई खा रहा है वो मेडिसिन ना लें, और अपनी डाइट का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, फास्ट फूड की तरफ ना जाएं, अपना वेजिटेरियन फूड इज़ गुड फूड, वही करना है, दैट्स इट। तो दोस्तों, आपने सुना सर ने कितनी अच्छी बात बताई, और सर का जो अनुभव है पिछले 30 सालों से सर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मोर देन 20-30 ईयर से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, तो सर ने बताया कि सबसे पहले हमें फिजिशियन डॉक्टर पे जाना चाहिए। और किसी भी जैसे घर में अगर किसी के पास भी कोई दवाई है शुगर की, तो ये नहीं कि डॉक्टर ने इसको बताई है तो मैं भी खा लूँ, तो हमें ज़रूर अपने हिसाब से अब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और भी अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सर का नंबर, सर के हॉस्पिटल का नंबर फ्लोट हो रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं सर से कोई भी जानकारी तो आप सर से मिल सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं। और आशा है इस शो के माध्यम से हम कुछ आपकी जो क्वेश्चंस थे जो आपके मन में थे डायबिटिक के रिलेटेड सॉल्व कर पाए होंगे। इसी साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे शो को देखा, और सर का भी बहुत धन्यवाद, सर शो पे आए। सर धन्यवाद।